बच्चों, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और यूपीएससी के जो पेपर नंबर 4 है एथिक्स, उसके बारे में हम लोग सभी लोग जानेंगे। तो आज यहाँ पे पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 है कि जो फैक्टर्स हमारे पास एथिक्स को प्रभावित कर रहे हैं, वो हमारे डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर रहे हैं, वो कौन कौन से कारक हैं, उनके बारे में हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर कुछ कारक हैं जिनको हम यहाँ पे ध्यान देख रहे हैं। चाहे किसी भी टाइप का अनसर्टेनिटी इनपुट्स हो, चाहे वो किसी भी टाइप का वर्क फ्लो हो, चाहे किसी टाइप की पावर हो, या किसी भी टाइप का बिहेवियर आचार व्यवहार हो, वो कौन कौन से कारक हैं जो हमारे पास एथिक्स को हमारे प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर देख रहा है ना, फैक्टर अफेक्टिंग एथिक्स। तो यहाँ पे कौन कौन से कारक हैं जिनके बारे में हमारी नैतिकता प्रभावित होती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारी नैतिकता मतलब हमारे आचार व्यवहार को कौन से ऐसे कारक हैं जो चेंज कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम अपने निर्णय कई बार गलत और सही लेते हैं, पर वो किस समय लेते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। कि हम लोग ऑफिस जल्दी जा रहे हैं, कि सुबह जल्दी उठ रहे हैं, कि देर से उठ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, बिना घबराए हुए, समय ज़्यादा गंवाए हुए, नैतिकता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, स्रोत और कारक हैं, वो बहुत सारे तरीके हैं। चाहे वो किसी टाइप का, अगर हम देखें व्यक्ति हो, कोई समाज या संगठन से जुड़ा हुआ है, इस स्तर पर काम करते हैं, तो ये कारक हमारे सही और गलत के निर्णय और व्यवहार और मूल्यों को निर्धारित करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, सही निर्णय लिया है कि सही व्यवहार किया है, कि सही गलत निर्णय लिया है या गलत व्यवहार किया है, मूल्यों को निर्धारित करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई व्यक्तिगत कारक कौन कौन थे, तो व्यक्तिगत कारक अगर हम देखें, ये वो कारक हैं जो किसी व्यक्ति की नैतिकता को व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें मूल्य और विश्वास, वैल्यू और ट्रस्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें वैल्यू और ट्रस्ट की, अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हमारे व्यक्तिगत जो मूल्य हैं, जो बचपन से व्यक्तिगत मूल्य हैं, मतलब जो हमने अपने बचपन से घर में, परिवार में, जॉइंट फैमिली में रह के सीखा है, तो बचपन से विकसित होते हैं, हमारे नैतिक निर्णयों का आधार बनते हैं। कि बचपन से ही माता पिता ने सिखाया था कि जानवर को मारना नहीं चाहिए, पत्थर नहीं मारना चाहिए, किसी टाइप का ऐसे दुख नहीं देना चाहिए, इसको प्यार करना चाहिए, इसको घास खिलानी चाहिए, घर में किसी को डांटना नहीं है, घर में किसी से तेज भाषा में बात नहीं करनी है, घर में सबसे बड़ों के पैर छूने चाहिए, सबसे सुबह उठ के नमस्ते करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, नहा धो के जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य के। तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिनको आप देखते हो यहाँ पर, जो हमारे बचपन से ही विकसित हो जाते हैं और हमारे निर्णय लेने के आधार को इफेक्ट करते हैं। ये हमारे विश्वास, जैसे धार्मिक हो या दार्शनिक हो, विश्वासों से भी प्रभावित होते हैं। धार्मिक कारण भी हो सकते हैं और दार्शनिक कारण भी होंगे। तो बहुत सारे धार्मिक कारण तो आप जानते हो, जो भगवान पर विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि भाई भगवान है तो हमें इस चीज़ से चोरी नहीं करनी है, भगवान देख रहा है, ये गलत काम नहीं करना है, भगवान देख रहा है, भगवान की पूजा करनी है, सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, पूजा पाठ करना है, अगरबत्ती जलानी है, धूप बत्ती जलानी है, किस समय हमें नहाना है, किस समय हमें सोना है, कौन से व्रत करने हैं, कौन से त्यौहार करने हैं, जब हमें व्रत करने हैं तो कौन कौन से काम नहीं करने हैं, कौन कौन से काम करने हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बहुत सारे ऐसे अफेक्टिंग प्रोसेस होते हैं जो प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब पहले तो क्या था हमारे पास, मूल्य और विश्वास की बात कर रहे थे, व्यक्तिगत कारक। अब यहाँ पर अगर हम देखें व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, जैसे कि उसकी सहानुभूति, जैसे किसी चीज में सहानुभूति होना, आत्मनियंत्रण और ईमानदारी उसकी नैतिक सोच को प्रभावित करता है। आत्मनियंत्रण, देखिए मैं पूरी तरह से हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, जो भी हिंदी वासी हैं बच्चे, जो भी हिंदी से आप हिंदी साहित्य ऑप्शनल पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, जितने भी हिंदी से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक रामबाण है, एक ऐसी टॉनिक है जो आपको समझ में आ रही होगी कि व्यक्तित्व, जैसे कि उसकी सहानुभूति, जैसे कहता है ना, यह इंसान, या हम इस चीज़ में सहानुभूति रखते हैं, या इस बंदे के लिए सहानुभूति रखते हैं। आत्मनियंत्रण, ईमानदारी उसके नैतिक सोच को प्रभावित करती है। आत्मनियंत्रण मतलब आत्मा पर नियंत्रण, कि यार ये चीज़ आज मुझे नहीं खानी है, मुझे लगता है कि आज ये खाना
बेकार है। जैसे बारिश के मौसम में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस मौसम में क्या नहीं खाना है। बहुत सारे लोग मांस मछली खाते हैं, जिस समय आपने देखा होगा प्रजनन दर्द चल रहा होता है उसी समय भी लोग कुछ लोग खाते हैं, तो किसी पेट में अंडे हैं, किसी पेट में बच्चे हैं, किसी और को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों को सोचना और उसमें अपने आत्मा पर, आत्मनियंत्रण का मतलब आत्मा पर नियंत्रण, जो चीज़ें आपकी आत्मा या मन गवाही नहीं देता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो वो भी एक नैतिकता को प्रभावित करता है। ईमानदारी, कैमरा लगा हो या कैमरा नहीं लगा हो, पर भगवान का कैमरा लगा हुआ है, ऐसा लोग भी कहने वाले हैं, ऐसा लोग भी मानने वाले हैं, जिसकी वजह से वो कहीं भी किसी भी टाइप का गलत काम करने से डरते हैं। ज्ञान और शिक्षा, अब यहाँ पे ज्ञान और शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, ज्ञान है, नॉलेज भी है, एजुकेशन भी है, तो यहाँ पे शिक्षा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं और ज्ञान मतलब नॉलेज की बात कर रहे हैं, इस तरह नैतिक निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, नैतिक निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। शिक्षा हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और समस्याओं का विश्लेषण करने में मदद करती है। तो भाई अगर हम देखें, शिक्षा हमें विभिन्न दृष्टिकोणों, भाई अगर हमारे पास एजुकेशन है, पढ़े लिखे हुए हैं, हम हिंदी के बारे में भी जानते हैं, इंग्लिश के बारे में भी जानते हैं, गणित के बारे में भी जानते हैं, विज्ञान के बारे में भी जानते हैं, समाजशास्त्र के बारे में भी जानते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें दूसरी चीज़ों को समझने में कि कहाँ पे घाटा हो रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इन सारी चीज़ों को समझने में और समस्याओं का विश्लेषण, कंक्लूजन निकालने में सहायता मिलती है। ठीक है। भावनाएं, अब यहाँ पे देखिए बचपन से ही हमारे पास भावनाएं जुड़ी होती हैं कि हमारा भाई के साथ संबंध कैसा है, पापा मम्मी के साथ संबंध कैसा है, हम उसके साथ भावनाएं जो रखते हैं, तो हमें ये काम इसके साथ करना है कि नहीं करना है, इसके साथ गलत काम करना है, इसके साथ सही काम करना है, इसके लिए घाटा सोचना है, प्रॉफिट सोचना है, ये सारी चीज़ें भावनाएं से जुड़ी हुई हैं। तो भावनाओं की अगर हम लोग बात करें, जैसे सहानुभूति की बात अभी हम लोग कर रहे थे, और करुणा, दया, मर्सी, तो नैतिक व्यवहार को प्रेरित करती हैं, जबकि भय और क्रोध अनैतिक व्यवहार का कारण बन जाते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ में सहानुभूति रखते हैं कि भाई हमें इस भगवान में, इस इंसान में सहानुभूति है और हम इसको मानते हैं, तो कभी हम उसका बुरा नहीं चाहेंगे, अच्छा ही चाहेंगे। ठीक है। और अगर हमारे पास करुणा, मर्सी, बचपन से सिखाया गया है कि चींटी को मत मारो, जैसे आपने देखा होगा जैन धर्म हो या बहुत सारे धर्मों में चींटी को मारना, कई लोग आपने देखा होगा मास्क भी लगाए रहते हैं कि ये कीड़े को भी मारना गलत समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत ही दया भाव भरा होता है, बचपन से उनको सिखाया जाता है कि इसको गिट्टी नहीं मारना है, इसको खाना खिलाना है, इसको ये खिलाना है और इसको प्यार करना है, इसको सहलाना है, इसको अच्छे से बोलना है, बच्चे को भी डांटना नहीं है। तो भाई करुणा भी हमारे पास वो भावनाएं हैं जो हमारी नैतिकता को प्रभावित करती हैं। ठीक है। और उसी की जगह भय, जब इंसान डरा हुआ होता है कि भाई ये हमें मार देगा, तो हम भी कहीं ना कहीं कदम उठाते हैं कि या तो हम इसको डंडे से मार देंगे, अगर पड़ोस में कहीं बंदूक पड़ी हुई है तो अगर वो हम उससे भी मारने को चाहेंगे तो वो भी हम उसे मार सकते हैं। घर में चाहे चोरों का हमला हो, चाहे डाकू का हमला हो, चाहे किसी टेररिस्ट का हमला हो, अगर हम किसी तरह से देखते हैं कि हमारे परिवार को, घर को नुकसान हो रहा है, तो हम किसी भी अवस्था में, चाहे वो खाली हाथ हो चाहे चाकू हो, अगर कहीं हमें AK-47 मिल जाए तो सबको तबाह ही कर देंगे। वो भय हमारे अंदर बना हुआ है कि हमारे घर को अगर नुकसान हो रहा है तो हम सामने वाले को किसी तरह से छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। क्रोध, कई बार ऐसा गुस्सा होता है, तो गुस्से पे हमेशा हम लोग बोलते हैं ना, गुस्से पे हमेशा कंट्रोल करना है, तो गुस्से को भी प्रभावित करने के कारक होंगे। भाई आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपने देखा होगा हर मूवी में नीचे लिख के आता है कि यह चीज़, दारू शराब सिगरेट, देखा होगा जब ऐड लिख के आता है नीचे क्या लिखा होता है कि भाई ये चीज़ें अनैतिक मूल्यों के लिए हैं, कि भाई अगर ये चीज़ें आप करते हो तो ये चीज़ गलत हो सकती है। तो कई सारे क्रोध होते हैं जो कब आते हैं, जब आपका खान पान किसी भी तरह का खराब होगा तो भी हमारा जो व्यवहार होगा वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। अनुभव की बात करें, अगर अनुभव, एक्सपीरियंस की बात करें, तो जीवन के अनुभव और अतीत में किए गए नैतिक निर्णय, भाई अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जीवन के अनुभव और अतीत, ठीक है, तो जीवन का जो प्रेजेंट काल चल रहा है या पास्ट में किए गए जो भी नैतिक निर्णय हैं वो भविष्य के नैतिक व्यवहार को आकार देते हैं। बिल्कुल सही बात कही है कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो 16-17 साल की समय में ही फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेते हैं कि हमें UPSC करना है, हमें ये चीज़ करनी है। तो जो भी उन्होंने अतीत में निर्णय लिए थे किसी को देखकर, वो निर्णय आगे चलकर
हमारे पास एक आकार दे रहे हैं कि हमें करना क्या है। बहुत सारे तो 27, 28, 29 साल तक हो जाते हैं, तब वो सोच नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या था। अगर हम बचपन से ही एक एम और एक टारगेट लेके चलते हैं, और अगर वो किसी टाइप के हमने नैतिक निर्णय लिए हैं जो आगे चलकर हमारे भविष्य को क्या करते हैं, एक अच्छा शेप देते हैं, एक अच्छा आकार देते हैं, जो हमारे निर्णय के बल पर ही होता है, अनुभव के बल पर ही होता है। अब यहाँ पे आता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये वो कारक हैं जो समाज और संस्कृति के स्तर पर नैतिकता को प्रभावित करते हैं। तो भाई आपने देखा होगा कि आप सोमालिया में रह रहे हैं या बहुत ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे हमेशा लड़ाई भिड़ाई चलती रहती है, वो समाज ही गलत है। जैसे अभी आपने देखा होगा ब्रिटेन में कई तरह के प्रोटेस्ट हुए, नेपाल में कई तरह के प्रोटेस्ट हुए। अब वहाँ का समाज अगर किसी चीज़ की वजह से इफेक्ट हो रहा है, किसी तरह से अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ लोग बाहर से आके प्रवासी लोग अपनी चीज़ों की मांग कर रहे हैं और किसी तरह का अपने उत्तराधिकार का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो वो समाज इफेक्ट तो हो ही रहा है, शायद उनकी संस्कृति भी खराब रही होगी। हर जगह संस्कृति खराब रही होगी, क्योंकि किसी भी एक जाति विशेष के बारे में मैं नहीं कहूँगा, बट यहाँ पर अगर देखा जाए कि सभी जगह से कहीं ना कहीं अगर संस्कृति में कोई प्रॉब्लम है तो वो एक समाज के लिए बुरा अनुभव भी बन सकता है। तो यहाँ पे भी देखें तो इस स्तर पर नैतिकता को प्रभावित करते हैं। तो मैंने एक जो लाइन बात करी है कि अगर किसी की संस्कृति पहले से ही खराब है, संस्कृति में कहीं ना कहीं कोई कुछ परेशानियां हैं, वो किसी भी, हम जाति व्यवहार की बात कर रहे हैं, कि अगर वो किसी भी संस्कृति में किसी भी तरह का फीडबैक उनका डिस्टर्ब रहा है, तो वो हमारे पास किसी ना किसी समाज को इफेक्ट करेंगे, हमारी नैतिकता को प्रभावित करते हैं। अब अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार भी हमारी नैतिकता को प्रभावित करने का सबसे नंबर 1 कारक रहा है। अगर हम देखें तो सबसे नंबर 1 कारक हम इसी को रखते हैं, क्योंकि परिवार किसी व्यक्ति की नैतिक नींव, देखिए यहाँ पर हम किसकी इसलिए पहला नंबर बोले क्योंकि नींव, क्योंकि समाज में अगर हम देखें तो परिवार ही सबसे पहला वो पालना है जहाँ पे हमने अपनी चीज़ों को सीखा है। एक ऐसी गोद, माँ की गोद या पालना या परिवार एक ऐसा गोद है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से ही हमने पहली बार एक स्ट्रक्चर और बेस तैयार किया कि कैसे बोलना है, प्यार से बोलना है, गुस्से से बोलना है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा माँ बाप से ही सीखता है कि गुस्से में बोलना है कि प्यार से बोलना है। वो जो भाषा माँ बाप यूज़ करते हैं, उसके परिवार में यूज़ करे जाते हैं, वो उसी को कॉपी करता है, या आपने घर घर में देखा होगा। तो नींव रखने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। बचपन में परिवार से मिले नैतिक मूल्य और आदर्श व्यक्ति के जीवन भर साथ रहते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि जैसा आपका परिवार होगा, जैसा खानदान होगा, जैसे आपके समाज होगा, जो सबसे पहला समाज आपको मिला वो पहला परिवार ही होता है, जो आपका एक पहला समाज और एक पहली सामाजिक स्थितियां बनाता है कि कौन पापा है, कौन मम्मी है, कौन चाचा है, कौन ताऊ है, कौन भतीजा है, कौन मामा है, और किससे कैसे बोलना है, किसके चरण स्पर्श करना है, किसको नमस्ते करना है, किससे जो है अच्छे से बात करना है, किसको चाय लानी है, किसके लिए पानी पूछना है, कौन क्या करता है, किसके लिए कैसे बोलना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर परिवार ही हमारे पास मूल्य और आदर्श व्यक्ति के जीवन भर साथ रहते हैं। संस्कृति और परंपराएं, अब देखा जाए परिवार में ही संस्कृति और परंपराएं भी विकसित होती हैं। तो प्रत्येक संस्कृति, कल्चर अपने विशेष नैतिक मानक होते हैं, जो एक संस्कृति में नैतिक माना जाता है और दूसरी संस्कृति में उसी को अनैतिक माना जा सकता है। जैसे मैंने अभी ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया है कि किसी को उस समाज में वो चीज़ें सही लगती हैं, पर वो समाज, यहाँ पे आपने देखा होगा कि न्यूज़ में अभी सुन रहा था कि ब्रिटेन में पर्टिकुलर जो वहाँ का मेन प्रोटेस्ट करता है, उसने कहा कि भाई हमारे पास ये प्रवासी लोग हमारे समाज को, हमारी समाज की नैतिकता को, हमारे समाज के कल्चर को, संस्कार को प्रभावित कर रहे हैं। और कई सारे ऐसे केसेस हैं जो उनकी वजह से हो रहा है, तो वो नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारक बन रहे हैं, तो दूसरी तरह से वो अनैतिक हो रहा है। परंपराएं भी नैतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाती हैं। ठीक है, अब लिखा है सहकर्मी समूह। कई बार हम लोग बोलते हैं कि परिवार के बाद अगर हम देखें तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल में बहुत सारे उसके सहकर्मी होते हैं, काम सहकर्मी बोले या साथ में क्लास के वो बच्चे जो अलग अलग परिवार में पले हुए हैं, सबके परिवार का कल्चर अलग होता है, तो बच्चा वहाँ से ही बहुत कुछ सीखता है। तो व्यक्ति अपने सहकर्मी समूह, व्यक्ति की बात करें या बच्चे की बात करें, जैसे दोस्तों की बात करें,
सहकर्मियों से बहुत कुछ सीखते हैं। इन समूह का नैतिक व्यवहार व्यक्ति के अपने व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। तो कई बार ऑफिस में हम लोग जाते हैं, कैसे हमें शेक हैंड करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, बिजनेस पर्पस किससे बात करनी है, हमारे पास कौन सा स्टाफ है, किससे कैसे बात करनी है, हमें किस स्टाफ से कैसे बात करनी है, कौन सी उनके में आदतें हैं, कौन सा उनका कल्चर है, कौन सा उनका ड्रेस है, वो सारी चीज़ें हम लोगों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ठीक है, भले ही हम पहले दिन में बहुत देर तक सोते थे, पर हम जब जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की चीज़ें क्या है, उसको भी हम लोग अपने में ढालते हैं, फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे धर्म की बात कर रहे हैं, जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों और आचरण के लिए नियम प्रदान करता है। जिस तरह से कानून नियम प्रदान करता है, कानून से पहले धर्म ही हमारे पास नियम प्रदान करता है कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, नहाना है, धोना है, पूजा पाठ करना है, अगरबत्ती लगानी है, हाथ जोड़ने हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, उसके बाद हमें जानवरों को खाना खिलाना है, किसको दान देना है। ये कहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मुख्य कारक, एक ऐसा नियम बना देता है हमारे पास, जिसकी वजह से किसी अन्य अनैतिक कामों में हमारा मन नहीं लगता और अनैतिक कामों से हम दूर रहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, नवरात्र आने वाला है, तो जैसे ही पितृपक्ष और नवरात्र की बात करते हैं तो पितृपक्ष में आपने देखा होगा 50% लोग गंदे काम, खराब काम करना छोड़ देते हैं। किसी भी टाइप का अगर हम देखें, किसी भी टाइप का देखें तो मधुशाला के करीब नहीं जाते हैं, किसी भी टाइप का खराब काम करने से बचते हैं, किसी भी टाइप का आप वो देखते हैं मांसाहारी प्रवृत्ति से दूर रहते हैं, या आपने देखा होगा नवरात्र आते हैं तो कुछ और भी तरह के काम करना वो छोड़ देते हैं, किसी को खराब आंखों से, खराब नज़रों से देखना भी छोड़ देते हैं। तो धार्मिक कारण बहुत ही एक ऐसा नियम और कानून बना देता है कि क्या खाना है, कैसे रहना है, किस जगह पे कैसे सरवाइव करना है, किससे कैसे बात करनी है। कुछ लोग तो देखते होंगे ऐसे व्रतों में, ऐसी चीज़ों में, नवरात्र में घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं कि कहीं अगर देखें तो हमारे धर्म में यह चीज़ गलत ना हो जाए और हमारा धर्म में ये हमारा व्रत भ्रष्ट हो जाए, खराब हो जाए। तो सिद्धांतों और आचरणों के लिए नियम प्रदान करता है। धार्मिक परंपराएं व्यक्ति के नैतिक विश्वासों को दृढ़ता से प्रभावित कर सकती हैं। कि बहुत सारे लोग देखिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, कि कैसे 9 दिन के व्रत रहना, 30 दिन के रोजे रहना, सबके धर्म को प्रभावित करती हैं, एक अच्छे आचरण को रखती हैं। ठीक है, और वो गलत काम करने से डरता है। सामाजिक अपेक्षाएं, अब देखिए समाज की अपेक्षाएं व्यक्ति और नैतिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। कि समाज, जैसे ही आप समाज में जाते हैं, किसी भी समाज में जाते हैं, तो वहाँ का लॉ और कल्चर, उसके मानदंड अलग हो जाते हैं। और उसके मानदंड जैसे ही अलग हो जाते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे ही मानदंड अलग हो जाते हैं उसका पालन करने के लिए उस पर दबाव अक्सर पड़ता रहता है कि आपको यहाँ रहना है तो ये चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, तो नैतिक निर्णय लेने का कारण बन जाता है। ठीक है, अब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, किसी संगठन की बात कर रहे हैं, या पेशेवर कारक। तो अगर आप देखिए नेतृत्व की बात करें, किसी संगठन या राष्ट्र का नेतृत्व, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी देश का जो नेतृत्व है, नैतिक मानकों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे नेता का आचरण। अब नेता का आचरण कांस्टेबल की तरह तो होगा नहीं भाई। नेता का काम कुछ ऐसा होगा जो किसी संगठन को अगर वो चला रहा है, कुछ संगठन को कैसे आदेश दे रहा है, जैसे वो तो भलाई का काम कर सकता है, नैतिक काम हो सकता है या नैतिक काम हो सकता है। तो अनुयायियों, मतलब उसके अंडर में, मैंने कहा ना, नेता के अंडर में जो संगठन बना हुआ है, जो उसके अनुयायी हैं, कि व्यवहार को प्रभावित करता है। अब वो नेता धार्मिक भी हो सकता है या किसी और संगठन का नेता भी हो सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इस समय नेता अगर धार्मिक के रूप में देखे जाएं, तो जैसे अनिरुद्धाचार्य का नाम, बाबा बागेश्वर का नाम सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने यहाँ आए हुए अनुयायियों को कुछ अच्छे संदेश देते हैं, अच्छी बातें सिखाने का प्रयास करते हैं कि वो एक समाज में अच्छे से अपना जीवन जिए। कुछ और भी संगठन है, जो पार्टियां हैं, उनके भी नेता होते हैं, उनसे भी क्या होता है, उनकी नैतिकता, व्यवहार प्रभावित होता है। अब यहाँ पे संगठनात्मक संस्कृति की बात करें तो कंपनी की संस्कृति। तो भाई किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, उनकी मूल्य प्रणाली कर्मचारियों के नैतिक व्यवहार पर सीधा प्रभाव डालती है, कर्मचारियों के व्यवहार पर सीधा प्रभाव डालती है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपने चीज़ें देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें सीखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप सीखें और सीखते हैं, क्योंकि आपके ये जीएस पेपर 4 में आएगा, आपके इंटरव्यू में आएगा और आपके ऐसे लिखने में बहुत सहायक होगा और आपके एक अच्छे जीवन के चरित्र का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही सहायक पाठ्यक्रम है और मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यही आपके जीवन की राह को आसान करेगा और इसमें आपका आशीर्वाद चैनल भी बहुत सहयोग करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हम सभी लोग एक अच्छे कंटेंट को लाते रहेंगे और आपके यूपीएससी में चाहे पीसीएस में हर तरह का हम लोग सहयोग करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।